आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भूगोल कक्षा 10वीं अध्याय 4 खनिज और ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर के जितने भी इंपोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको 1 नंबरी, 2 नंबरी, 3 नंबरी, 5 नंबरी जितने भी क्वेश्चन आंसर है सारे के सारे आपको बहुत ही इजी तरीके से बताए जाएंगे। साथ ही साथ इसका वीडियो का जो आप देख रहे हैं पूरे का पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो के लास्ट में। वीडियो देख लीजिए। अगर आप वीडियो डाउनलोड कर भी लेते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पीडीएफ में कुछ ऐसी चीजें जिसको हटा करके रिप्रेजेंट किया हूं और आपको काम आएगा तब जब आप वीडियो देख लेंगे। खास करके उससे बच्चे के लिए वीडियो ज्यादा जरूरी है जो एसएससी, जीडीएस, यूपीएससी आगे जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। उसके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आगे जा करके फिर से आपको पीछे आना पड़ेगा, पिछले चैप्टर को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, शुरू से अंत तक, तो आपको बहुत ही काम की चीज है वीडियो। चलिए हम आपको बता दें कि सबसे पहले नंबर पर जो आता है खनिज। खनिज हमारे जीवन का अति अनिवार्य भाग होता है। सभी वस्तुओं का निर्माण जो होता है खनिजों द्वारा होता है। जितने भी वस्तु है उस सभी वस्तुओं का निर्माण जो होता है खनिजों द्वारा होता है। एक कार्बनिक पदार्थ होता है। खनिज क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कठोरता यानी हार्डनेस होता है, उसका रंग भी होता है और निश्चित आकार भी होता है, उसे हम खनिज कहते हैं। अगर आपसे पूछ देगा कि खनिज क्या है तो हमारे जीवन का अति अनिवार्य भाग होता है। सभी वस्तुओं का निर्माण खनिजों द्वारा होता है। एक कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कठोरता, रंग और निश्चित आकार होता है। ठीक है, अब देख लीजिए लिग्नाइट, एक कोयला होता है। ये भूरा मुलायम होता है, मतलब ऐसा कोयला निम्न कोटि का कोयला होता है जो भूरा भी होता है और मुलायम भी होता है। भूरा रंग का कोयला होता है जो मुलायम होता है और निम्न कोटि का होता है। कोयले में सबसे निम्न कोटि का होता है, उसे लिग्नाइट कहा जाता है। ठीक है, अयस्क, लोहा, मैग्नीज, अब्रक जैसे खनिजों के अंशों का मिश्रित जो रूप होता है हम उसे अयस्क कहते हैं। हेमेटाइट, हेमेटाइट आप यहां देख रहे हैं, उद्योग में प्रयोग होने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोहा जिसमें 50 से 60% लौह अंश होता है। ठीक है, हेमेटाइट किसे कहते हैं? तो उद्योग में प्रयोग होने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोहा जिसमें 50 से 60% लौह अंश होता है, उसे हम हेमेटाइट कहते हैं। मैग्नेटाइट, उच्च कोटि का लौह अयस्क जिसमें 70% लौह अंश होता है। मैग्नेटाइट क्या होता है? उच्च कोटि का लौह अयस्क जिसमें 70% लौह अंश होता है। ठीक है, उसे मैग्नेटाइट कहा जाता है। पेट्रोलियम, अशुद्ध या कच्चा खनिज तेल होता है जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम किसे कहते हैं? अशुद्ध या कच्चा खनिज जो तेल होता है उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। खनन, उपयोगी खनिज पदार्थों के निष्कर्षण का काम जो करता है हम उसे खनन कहते हैं। लौह खनिज, जिन खनिजों में लौह अंश होता है जैसे लोहा, मैग्नीज इत्यादि लौह खनिज होते हैं। लौह खनिज, जिन खनिजों में लौह का अंश होता है जैसे लोहा, जैसे में हो गया लोहा, मैग्नीज, ये सब लौह खनिज होता है। आगे हम आपको बता दें मुंबई हाई, मुंबई से 115 किलोमीटर दूर अरब सागर में उथला समुद्री तेल क्षेत्र है। मुंबई हाई किसे कहते हैं? तो मुंबई से 115 किलोमीटर दूर जो है अरब सागर में उथला समुद्री तेल क्षेत्र है। उथला समुद्री तेल क्षेत्र है जिसे मुंबई हाई कहा जाता है। और मुंबई से कितने किलोमीटर दूर है? तो 115 किलोमीटर दूर है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, ये खास करके एसएससी के लिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आणविक शक्ति किसे कहते हैं? अणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को हम आणविक शक्ति कहते हैं। आणविक शक्ति किसे कहते हैं? अणु के विखंडन से प्राप्त जो ऊर्जा होता है हम उसे आणविक शक्ति कहते हैं। आणविक खनिज किसे कहते हैं? परमाणु ऊर्जा को धारण करने वाले पदार्थ जैसे में हो गया यूरेनियम, थोरियम तथा बेरिलियम, ये सब जो होता है आणविक खनिज होता है। आणविक खनिज क्या होता है? तो परमाणु ऊर्जा को धारण करने वाले जो पदार्थ होते हैं जैसे में हो गया यूरेनियम, थोरियम तथा बेरिलियम, ये सब जो होता है आणविक खनिज होते हैं। बायोगैस किसे कहते हैं? ऊर्जा जो घास फूस, कृषि कचरा, जानवर तथा मानव अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त की जाती है हम उसे बायोगैस कहते हैं। ऊर्जा, वैसी ऊर्जा जो घास फूस, कृषि कचरा, जानवर तथा मानव अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त की जाती है हम उसे बायोगैस कहते हैं। अब देख लेते हैं धात्विक खनिज। वे खनिज जिनमें धातु का अंश अधिक होता है, वे खनिज जिनमें धातु का अंश जो होता है अधिक होता है जैसे लौह अयस्क, बॉक्साइट। धात्विक खनिज क्या होता है? वे खनिज जिनमें धातु का अंश अधिक होता है। वे खनिज जिनमें धातु का अंश अधिक होता है जैसे में हो गया लौह अयस्क, बॉक्साइट। अधात्विक खनिज, वे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं होता है। वैसे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं होता है जैसे चूना पत्थर हो गया, पोटास हो गया, ये सब होता है अधात्विक खनिज। भूगर्भशास्त्री, भूगर्भशास्त्री क्या होता है? वे वैज्ञानिक जो चट्टानों की प्रकृति और उनके निर्माण का अध्ययन करता है हम उसे कहते हैं भूगर्भशास्त्री। भूगर्भशास्त्री वे वैज्ञानिक जो चट्टानों की प्रकृति और उनके निर्माण का अध्ययन करता है
हम उसे भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। चलिए अब हम आपको बता दें, भारत में विभिन्न खनिज उत्पादन करने वाले क्षेत्रों का विवरण दिया हुआ है, ठीक है। और विवरण में मैं आपको बता दूं कि खनिज का नाम, जैसे उत्पादन करने वाले क्षेत्र, तो इधर जो आपको दिया हुआ है खनिज का नाम है, इधर उत्पादन करने वाले क्षेत्र का नाम दिया गया, ठीक है। चलिए हम आपको बता दें, तो खनिज के नाम हो गया जैसे लौह अयस्क, इसका उत्पादन करने वाले लौह अयस्क कहाँ कहाँ पर उत्पादन किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, गोवा और कर्नाटक में। ऑब्जेक्टिव के लिए खास करके जरूरी है। मैग्नीज कहाँ पर उत्पादन किया जाता है, कर्नाटक में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गोवा में इत्यादि। एल्यूमिनियम बॉक्साइट मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में होता है। अभ्रक कहाँ पर होता है, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान इत्यादि जगहों पर होता है। तांबा कहाँ कहाँ पर होता है, तो मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। सोना कहाँ पर होता है, तो कर्नाटक और बिहार में। कोयला कहाँ पर होता है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में इत्यादि जगहों पर यह होता है, ठीक है, कोयला। खनिज तेल मुंबई हाई, असम, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस सब जगह पर खनिज तेल का उत्पादन होता है। अब देख लेते हैं 1 अंक वाले प्रश्न। अब सादी चट्टानों में खनिज किस प्रकार मिलते हैं, तो अब सादी चट्टानों में खनिज किस प्रकार मिलते हैं, उसका 1 अंक वाले प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे, घबराइए नहीं, बस वीडियो के साथ बने रहिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब सादी चट्टानों में खनिज किस प्रकार मिलते हैं, तो अब सादी चट्टानों में खनिज होता है परतों या संस्तरों में पाए जाते हैं, ठीक है, परतों या संस्तरों में पाए जाते हैं, ठीक है। यह हो गया पहला का आंसर। दूसरा, लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है, लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म जो है मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट जो 70% लोहांश पाया जाता है, ठीक है, लौह, इसमें 70% लोहा का अंश पाया जाता है मैग्नेटाइट में, ठीक है। ये लोहा का सबसे महत्वपूर्ण और ऊपरी भाग होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये सर्वोत्तम किस्म की होता है, मैग्नेटाइट जो होता है सर्वोत्तम किस्म की लोहा अयस्क होता है। मैग्नीज का उपयोग क्या क्या बनाने में किया जाता है, तो मैग्नीज का उपयोग जो होता है कहाँ कहाँ पर होता है, तो मैग्नीज का उपयोग, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन था, तो हमको बता दें कि इस्पात, ब्लीचिंग पाउडर में मैग्नीज का यूज होता है, कीटनाशक दवाएं, पेंट बनाने में, इस सब जगहों पर मैग्नीज का यूज होता है। अब बउआ जो भी एसएससी की तैयारी करने वाले हैं, बैंकिंग, रेलवे या जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, वो ये इस क्वेश्चन को याद कर ले, ये क्वेश्चन पूछे हुआ है भाई, ठीक है, क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछता है। हाँ, तो देख लेते हैं कि चूना पत्थर किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है, तो चूना पत्थर जो होता है किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है, तो मैं आपको बता दूं कि 4 नंबर का है सीमेंट उद्योग का। चूना पत्थर जो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, चूना पत्थर जो किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है, तो ये हो गया सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है, ठीक है, कच्चा माल, चूना पत्थर से सीमेंट बनता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, मोनाजाइट जो रेत होता है, रेत जानते हैं ना, ठीक है, बालू टाइप का होता है, बालू होता है, तो उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, तो 5 नंबर के बता दीजिए कि थोरियम, इसमें थोरियम जो पाया जाता है, ठीक है, थोरियम खनिज पाया जाता है मोनाजाइट में। 5वें नंबर का है कि कौन सा खनिज पाया जाता है, तो थोरियम पाया जाता है, ठीक है। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन कौन से हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जो है वो मैं आपको बता देता हूं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। चलिए 6 नंबर आपको आ गया होगा। 7वें नंबर, भारत का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो भारत का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो 7वें नंबर का आंसर देख लेते हैं, भुज के निकट यानी माधोपुर में, तो माधोपुर आपके गांव के आसपास होगा, वहां पर माधोपुर नहीं है, ये माधोपुर पड़ता है गुजरात राज्य में, वहां के माधोपुर में पड़ता है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो गुजरात में बना गया है, भुज के निकट है, जो माधोपुर है, माधोपुर स्थान का नाम है, माधोपुर में पड़ता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा की 2 परियोजनाओं कहाँ शुरू की गई, ठीक है, कहाँ शुरू हुई, भारत में भूतापीय ऊर्जा की दो परियोजनाएं जो होती कहाँ शुरू की गई, तो 8 नंबर के मैं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण पार्वती घाटी में तथा लद्दाख में पुंगा घाटी में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण पार्वती घाटी में तथा लद्दाख में पुंगा घाटी में, ठीक है। 8 नंबर का रैट होल खनन क्या है, रैट होल खनन क्या है, 9 नंबर का, तो मैं आपको बता दूं कि रैट होल खनन क्या है, तो इसको बता दें कि जोबाई या चेरापूंजी में कोयले का खनन,
परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे जोबाई या चोरा जिसे जिसे क्या कहता है, रैट होल खनन कहते हैं। रैट होल खनन, जोबाई या चोरा पूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, हम उसे क्या कहते हैं, रैट होल खनन कहते हैं। बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? बॉम्बे हाई देख लीजिए, बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? बॉम्बे, इसे बॉम्बे नहीं बॉम्बे हाई कहा जाता है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है 63%, ठीक है। बॉम्बे हाई क्या है? तो बॉम्बे हाई जो है भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें 63% जो है पेट्रोलियम यहीं से उगाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं, कौन सा खनिज सबसे कठोर होता है? तो ये ऑब्जेक्टिव में 10th में पूछा हुआ है, और ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, एसएससी, जीडी, एलएसी के में, रेलवे में पूछा हुआ है, ठीक है, कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कौन सा खनिज सबसे कठोर होता है? 10th में तो खास करके पूछा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि हीरा जो होता है सबसे कठोर होता है, हीरा सबसे कठोर होता है, ठीक है। कौन सा खनिज प्रायः महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? कौन सा खनिज होता है प्रायः महासागरीय जो जल होता है उसे प्राप्त किया जाता है? तो 12 का आंसर आपको बता दें कि मैग्नीशियम, नमक तथा ब्रोमाइन। मैग्नीशियम, नमक तथा ब्रोमाइन जो होता है खास करके ये कहां से पाया जाता है? तो महासागरीय जल से पाया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला, उस खनिज का नाम बताया जिसका भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत जो है ऐसे कौन से खनिज है जो विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो 13 नंबर का हम आपको आंसर बता दें, अभ्रक। अभ्रक जो है दुनिया भर में सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है भारत में किया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभ्रक ऐसा खनिज है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन किया जाता है। आगे हम देख लेते हैं, 13 के हो गया। 14 का, तांबे के महत्व का उपयोग बताइए। तांबे का महत्व क्या होता है और तांबे का महत्व का उपयोग क्या क्या है? तो 14 नंबर का आंसर आपको बता दें कि तांबे का उपयोग जो होता है, देखते हैं कि तांबे का तार होता है बिजली के तार बनाने में, रसायन उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स में। तांबे का तार कहाँ का उपयोग किया जाता है? तो बिजली के तार जो बनता है उसमें, रसायन उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स में। उच्च कोटि के कोयले का नाम बताइए। तो हम आपको बताए थे निम्न कोटि के कोयले तो था लिग्नाइट होता है, उच्च कोटि के कोयले का नाम क्या है? तो 15 नंबर का आपको बता दो, बिटुमिनस व एंथ्रासाइट। कोयले जो होता है 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिगमेट, ठीक है। तो हम आपको बता दें बिटुमिनस और एंथ्रासाइट जो होता है कोयले में सबसे उच्च कोटि की कोयले होती है, सबसे अच्छे कोयले माने जाते हैं। तो आप अगर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन से कोयले सबसे उच्च कोटि के है, तो बिटुमिनस व एंथ्रासाइट वाले ऑप्शन में आपको टिक कर देना है। चलिए, भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पेटी कहाँ अवस्थित है? मैं आपको बताया था भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा कहाँ अवस्थित है, तो इसका भी आंसर आपको बता दें कि 16 नंबर का नागरकोइल में जो तमिलनाडु में पड़ता है, और जैसलमेर में जो राजस्थान में पड़ता है। इसमें जो है भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पेटी है। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पेटी तमिलनाडु और राजस्थान में पड़ता है। तमिलनाडु में नागरकोइल और राजस्थान में जैसलमेर में, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी 3 से 5 अंक वाले प्रश्न जो भी है उसका भी हम आपको आंसर बता ही देंगे, घबराइए नहीं। खनिजों का हमारे लिए क्या महत्व है? तो देख लीजिए खनिजों का हमारे लिए क्या क्या महत्व है। तो दैनिक जीवन में काम आने वाले छोटी से छोटी चीज, सुई से लेकर जहाज तक खनिजों से बनाए जाते हैं। इमारतें पुल तक खनिजों से बनाए जाते हैं। भोजन में भी खनिज होते हैं। मशीन और औजार खनिजों से बनते हैं। परिवहन के साधन, बर्तन आदि बनाए जाते हैं। तो खनिजों का हमारे जीवन में क्या क्या इंपोर्टेंट है, क्या क्या महत्व है, ये हम आपको बताए थे। ये आपको यहाँ पर यह आंसर आपका हो गया, ठीक है। खनिज कितने प्रकार के होते हैं तथा उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, खनिज होता है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो होते हैं 3 प्रकार के खनिज होते हैं। एक होता है धात्विक, दूसरा का होता है अधात्विक, तीसरा का होता है ऊर्जा खनिज। खनिजों का वर्गीकरण जो होता है उनके रंग, चमक, कठोरता, घनत्व तथा क्रिस्टल के आधार पर किया जाता है। ये दूसरा का आंसर है आपका, ठीक है। तीसरा नंबर देख लेते हैं, आग्नेय और कयान्तरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? आग्नेय और कयान्तरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? तीसरे नंबर का आंसर आपको बता दे, आग्नेय और कयान्तरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में तथा बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। छोटे जमाव जो होता है
वो सिराओं के रूप में तथा बड़े जमाव जो था परत के रूप में पाए जाते हैं। जब ये तरल या गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं तो ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि से उदाहरण है। तो आग्नेय जो यहाँ पर जो तीसरे नंबर जो क्वेश्चन था, आग्नेय और कयानतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है, तो हम आपको बता दिए तीसरे नंबर का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और तीसरे का ही आंसर भी आपको यहाँ पर और भी है। ठीक है, और कह क्या रहा है कि खनिजों का निर्माण कैसे होता है, आग्नेय और कयानतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है, तो तीसरा को तो बता ही दिए हम। अब देख लेते हैं लौ और अलौ खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चौथा नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है लौ और अलौ खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो इसका आंसर हम आपको बता देंगे, घबराइए नहीं, चौथे का आंसर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो लौ खनिज और अलौ खनिज, देखिए लौ खनिज यहाँ पर ये हो गया, एक बगल से लौ खनिज, एक बगल से अलौ खनिज। तो लौ खनिज जिसमें लोहे का अंश होता है, अलौ खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है। लौ अयस्क, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट होते हैं लौ अयस्क में, लौ खनिज में। तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट जिसमें लोहा का मात्रा नहीं होता है, हम उसे अलौ खनिज होता है। जिसमें लोहा की मात्रा होता है उसे लौ खनिज कहते हैं। ठीक है, लौ अयस्क की 3 प्रमुख पेटियों का उल्लेख कीजिए। पेटियों, लौ अयस्क जो होता है उसके 3 प्रमुख पेटियों का उल्लेख करना है। तो 5वें नंबर का मैं आपको बता 3 को कर रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर 4 को दे दिया है। उड़ीसा जो झारखंड में पड़ता है, उड़ीसा झारखंड पेटी, महाराष्ट्र गोवा पेटी, बेलारी में पड़ता है चित्रदुर्ग चिकमगलुर में तमकुर पेटी, दुर्ग में पड़ता है बस्तर चंद्रपुर पेटी। तो ऐसे तो तीनों को कर रहा था, लेकिन हम आपको एक फाजिल दे दिया, आप इसमें से कोई तीनों को लिखिएगा। ठीक है, अभ्रक किस रूप में पाया जाता है, भारत में इसके निक्षेपों के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। अभ्रक के मुख्य उपयोग क्या क्या है, 6 नंबर का। वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छी तरह से इसे नोट करके लिख लीजिएगा। अभ्रक जो था प्लेटों या परतों के रूप में पाया जाता है। अभ्रक के निष्पेक्ष छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर होता है, और बिहार झारखंड की कोडरमा गया हजारीबाग पेटी है, राजस्थान में अजमेर के पास है, और आंध्र प्रदेश की नेल्लौर पेटी है। अभ्रक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। अभ्रक विद्युत जो होता है, अभ्रक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक में प्रयोग किया जाता है। अभ्रक कहाँ का यूज होता है, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 6 नंबर का हो गया। 7वें नंबर का, भारत में गैस परिवहन की धमनी कही जाने वाली पाइपलाइन का नाम लिखिए। प्राकृतिक गैस के 2 प्रमुख प्रक्रियाओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत में गैस परिवहन की धमनी कही जाने वाली पाइपलाइन का नाम लिखना है। ठीक है, तो 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। ठीक है, 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसिन को पश्चिमी व उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में क्षेत्रों से जोड़ती है। ऊर्जा उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता है। तरल ईंधन यानी सीएनजी कहा जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रयोग गाड़ियों में किया जा रहा है। ठीक है, ये 7 का आंसर है। आप 7 का आंसर इतना लिख देंगे तब का काम चल जाएगा। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? भारत में जो सौर ऊर्जा है, उस सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? तो 8 नंबर के हम आपको बता दें, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, यह प्रदूषण रहित है और यह नवकरणीय स्रोत है। निम्न वर्ग के लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो 8वें नंबर का जो क्वेश्चन करा है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? तो ये 8 कारण, मतलब 4 कारण है, और भी कारण मैं देख लेता हूं, और कारण नहीं है, ये 4 कारण से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तापीय और जल विद्युत ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करिए। तापीय और जल विद्युत ऊर्जा में अंतर स्पष्ट कीजिए। 9 नंबर का है, तो 9 नंबर का आंसर आपको हम बता दें, तापीय विद्युत और जल विद्युत ऊर्जा, यह विद्युत कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रयोग से पैदा की जाती है। ठीक है, और ये जो था जल विद्युत ऊर्जा गिरते हुए जल की शक्ति का प्रयोग करके टरबाइन को चलाने से होता है। यह प्रदूषण युक्त होता है। तापीय विद्युत यह प्रदूषण रहित होता है। जल विद्युत ऊर्जा अस्थायी स्रोत नहीं है इसका, यह इसका अस्थायी स्रोत है। तो तापीय विद्युत और जल विद्युत में क्या क्या अंतर है मैं आपको बता दिया हूं। अगर आपको कहेगा कि भारत के मानचित्र पर प्रमुख आणविक और तापीय ऊर्जा
संयंत्रों को दर्शाइए, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप PDF डाउनलोड कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? देश की अर्थव्यवस्था में उसका क्या स्थान है? ठीक है, तो मैं आपको बता दिया है कि मुंबई हाई जो है भारत की सबसे ज्यादा पेट्रोलियम वहीं से उगता है, 63% लगभग। तो आपको 10 नंबर का आंसर बता देते हैं। मुंबई के पास खनिज तेल के जिस अपतटीय क्षेत्र का पता चला है उसे मुंबई हाई कहते हैं। भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 63% भाग मुंबई हाई से प्राप्त होता है। विदेशी मुद्रा की बचत होती है इससे। ठीक है, तो 10 नंबर का आंसर इतना ही था। अब देख लेते हैं 11 नंबर। खनन उद्योग को घातक उद्योग क्यों कहा जाता है? खनन उद्योग जो होता है उसे हम घातक उद्योग क्यों कहते हैं? ठीक है, 11 नंबर का इस उद्योग से श्रमिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। लगातार धूल व हानिकारक धुएं में सांस लेना पड़ता है। श्रमिकों को फेफड़ों से संबंधित बीमारियां होने लगती है, यानी हो जाती है। खदानों में पानी भर जाने या आग लग जाने से श्रमिकों में डर बना रहता है। कई बार खदानों की छत के गिर जाने से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। और ये तो पॉइंट था ही, और भी पॉइंट है। खनन के कारण नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है और भूमि और मिट्टी का अपक्षय हो जाता है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन था कि खनन उद्योग के घातक उद्योग क्यों कहा गया? तो खनन उद्योग को घातक उद्योग इसीलिए कहा गया है। तो यहाँ से लेकर के पॉइंट और यहाँ तक आप लिख दीजिएगा। वैसे आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, एक बार यहाँ से कर लीजिए, एक बार यहाँ से कर लीजिए, एक बार यहाँ से कर लीजिए। चलिए, हम ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूरत न होने पर बिजली बंद कर देनी चाहिए, इस प्रकार हम कर सकते हैं। सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना चाहिए। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सीमित है, इनका प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। नवीकरणीय साधनों का प्रयोग करना चाहिए और विद्युत बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये 12 के 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट से आप इसका 12 का आंसर दे सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? तो ये 5 प्रकार से हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? इसके संरक्षण के उपाय बताइए। तो खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है हम बता रहे हैं, बस आप बने रहिए। तो मैं आपको बता दूं कि 13 नंबर का जो आंसर होने वाला है, खनिज हमारे उद्योग और कृषि के आधार है, नवीकरणीय योग्य नहीं है, निक्षेप की कुल मात्रा बहुत ही कम है और इसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाता है, इसलिए हमको इसका संरक्षण करना आवश्यक है। अब कह रहा है कि भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित खनिजों को स्थान दर्शाइए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से आप इसको बना देना है। ठीक है, आपको PDF डाउनलोड कीजिएगा तो ये मिल जाएगा। उसके बाद कह रहा है संरक्षण के उपाय। तो खनन एवं परिष्करण के दौरान इन पदार्थों की बर्बादी कम हो जाती है। जहां तक संभव हो प्लास्टिक और लकड़ी का प्रयोग करें और रद्दी एवं पुराने माल का पुनः प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अध्याय 4 खनिज और ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड मैं आपको बता दिया हूं। इस चैप्टर से आपको 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और खास करके SSC GD वाले तैयारी करते हैं उसको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं पक्का। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।